आज का जो टॉपिक है हमारा फिर उसका नाम है डाटा सिक्योरिटी। शॉर्ट क्वेश्चन है ये। और इसका मतलब क्या होता है डाटा सिक्योरिटी? कि अगर हमने किसी भी कंपनी के पास अपना डाटा लिखवाया है, किसी भी कंपनी के पास, तो हमने अगर उनके पास डाटा लिखवा दिया तो अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारे डाटा को सिक्योर रखें। मतलब हमने फॉर एग्जांपल बैंक में डाटा लिखवाया है। अब बैंक में जो डाटा रखा हुआ है ना, वो किसी और को ना दिखाएं। क्योंकि इससे क्या हो सकता है, सपोज एक बंदा है, अगर उसको पास जी हमारा डाटा चला गया, सपोज वो किसी किस्म का चोर वगैरह है, उसने क्या करना है जी, उसने देखा जी सबसे ज़्यादा पैसे इसके पास हैं, और मतलब पूरी लिस्ट आ गई ना उसके पास सबसे ज़्यादा पैसे किसके हैं, इस बंदे के पास है। तो अब वो उसको ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा, किसी ना किसी तरह उसको ब्लैकमेल करेगा, उससे पैसे वगैरह ले लेगा। तो सिर्फ काम हुआ गया कि जो बैंक वाले के पास डाटा पड़ा हुआ था, वो उनसे किसी बंदे के पास चला गया। ठीक है, हालांकि लगता तो ऐसे ही है, कुछ छोटी सी बात ही होगी, खैर है, कुछ नहीं होता। लेकिन जो भी डाटा होता है सिक्योर, वो इसकी अगर सिक्योरिटी की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? जिसके पास डाटा रिक्वायर है। सपोज अगर किसी स्कूल में डाटा रिक्वायर है, और हॉस्पिटल में या यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर भी डाटा आपने रिक्वायर है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको सिक्योर रखें, दूसरे बंदों से बचा के रखें। ओके, अगर नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में तो कोई भी मसला नहीं है, वरना बाहर में क्या होता है, उन पे केस वगैरह होता है कि इस बंदे मतलब हमने इस बंदे के पास डाटा रखवाया था, लेकिन उन्होंने जो है वो किसी और को दे दिया है। ओके, तो इसकी डेफिनेशन देखें, द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेनिंग द डाटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी ऑफ डाटा। कि जिस कंपनी ने हमारा डाटा ऑब्टेन किया था, मतलब लिया था हमसे, तो उसकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबल कौन है, वही बंदे होंगे। एंड विल बी लायबल टू प्रोसिक्यूशन फॉर द लैप्सेस इन द सिक्योरिटी ऑफ डाटा। अगर उसमें कोई गड़बड़ करते हैं तो वो जवाबदेह होंगे खुद ही। अगर सिक्योरिटी को ध्यान से नहीं रखते तो खुद बताएंगे कि हमने क्यों नहीं इसका ध्यान रखा। ओके, एंड अपडेटिंग इट इम्प्रॉपरली। या अगर मैंने डाटा अपना जो है ना वो अपडेट कर दिया है और उन्होंने नहीं किया, फिर भी वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कि क्यों नहीं डाटा अपडेट किया, मैंने तो कब का कर दिया। जैसे मैंने बैंक में पैसे रखे थे, मैंने ज़्यादा कर दिए और ऐड कर दिए, लेकिन मेरी एप्लीकेशन पर उतने शो हो रहे हैं, क्यों उतने शो हो रहे हैं भाई? ये रिस्पॉन्सिबल हम खुद बताएं। या मेरे पैसे जो थे विड्रॉ हो गए हैं, वो मुझे अभी तक पता नहीं चला, एक दिन हो गया है, ठीक है, मुझे फ़ौरन मैसेज आना चाहिए। तो ये डेफिनेशन है डाटा सिक्योरिटी की। ओके, और डाटा सिक्योरिटी के मसले वाला कब आने स्टार्ट हुए थे? जब हमारे पास इंटरनेट आया था। जब इंटरनेट नहीं था तब इतने मसले नहीं थे यार। क्यों? क्योंकि जब इंटरनेट आएगा तो उसमें हैकर्स भी आएंगे, उसमें बग्स भी आएंगे, उसमें वायरसेस भी आएंगे। लेकिन अगर ये ना होता तो फिर एक ही जगह पे डाटा पड़ा हुआ था किसी कंप्यूटर के अंदर, तो कोई मसला वगैरह नहीं होगा। ओके, तो यू कैन यूज इंटरनेट टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। भी इसका फ़ायदा बताया कि इंटरनेट का फ़ायदा बड़ा है। पूरी दुनिया में जहाँ पे चाहो आप कनेक्ट कर सकते हो और डाटा वगैरह देख सकते हो किसी भी बंदे का। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिपेंड ही इंटरनेट पे करती हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए होता है, फास्ट प्रोसेसिंग चाहिए होती है। तो बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आजकल सिर्फ नेट पे ही डिपेंड करती हैं। अगर इंटरनेट होगा तो काम चलेगा, अगर इंटरनेट नहीं होगा तो उनका काम ही स्टॉप कर देता है। जैसे हम विड्रॉ करते हैं पैसे, जैसे ही फ़ौरन से हमारे कंप्यूटर जो होता है उसके ऊपर ना अपडेशन होती है। तो इसका मतलब एक सिर्फ जो बैंक का होता है, मतलब जहाँ पे बैंक है एक ब्रांच, सिर्फ उस पे अपडेट नहीं होता, पूरी जितनी भी ब्रांचेस होती हैं उस पे अपडेट हो जाता है। अगर नेटवर्क ना होता तो कैसे अपडेट होता? कभी भी ना अपडेट होता। तो इसलिए ये सारा किस पे डिपेंड करता होता है? फास्ट कंप्यूटर प्रोसेसिंग के ऊपर। ओके, अब एक कंप्यूटर पे प्रोसेसिंग अगर हमारी फास्ट है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो दूसरों के साथ कनेक्ट होगा तो फिर ही काम चलेगा ना। तो इसलिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत है ही है। और अगर वो अनअवेलेबल होगा तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो होगी वो हाल्ट हो जाएगी। हाल्ट मतलब वो बैठी रहेगी, जैसे इंटरनेट ना हो, ऑनलाइन क्लासें होंगी नहीं होंगी। तो इसलिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड किस पे करती है? इंटरनेट पे और फास्ट कंप्यूटर्स के ऊपर। ओके, अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ऑनलाइन सारे काम कर रही हैं। जैसे दराज एप्लीकेशन है, फूड पांडा, जितनी भी एप्लीकेशन है वो सारी कैसे चल रही है? ऑनलाइन इंटरनेट से चल रही है। ओके, एग्जाम्पल दे रहा है, जैसे क्रेडिट कार्ड है, उसके थ्रू अपने पैसे पे करने हैं तो इंटरनेट के साथ ही होंगे, वैसे तो होंगे नहीं, क्योंकि उसने नेटवर्क से चेक करना है कि इसके क्रेडिट कार्ड में पैसे भी हैं
या नहीं है। ओके, ये सारी चीज़ चेक करनी होती है। ये एक एग्जांपल है, इसको आप लिख सकते हो डेफिनेशन के साथ। अ क्रेडिट कार्ड कंपनी में पुट डाटा ऑफ इट्स कस्टमर ऑनलाइन, ये फर्स्ट एग्जांपल है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल, अ बैंक प्रोवाइडिंग ऑनलाइन सर्विसेज विल बी यूजिंग ऑनलाइन डाटा स्टोरेज फॉर द रिकॉर्ड्स, के ऑनलाइन एप्लीकेशन होती हैं बैंक्स की, जिसे ऑनलाइन बैंकिंग भी कहते हैं। तो वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप अपना डाटा वगैरह स्टोर कर सकते हैं ऑनलाइन, मतलब आपको बैंक जाने की जरूरत ही नहीं है। दो एग्जांपल हो गई। तीसरी एग्जांपल, अ यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ व्यूइंग रिजल्ट ऑनलाइन। ओके, अपने रिजल्ट ऑनलाइन देख सकते हो, लेकिन किस चीज़ का रिजल्ट देखना है? ये एग्जाम होते हैं। जीआरई टेस्ट का नाम है, जीएटी ये टेस्ट का नाम है। ओके, तो ये अपनी लाजमी इसमें चीज़ याद करना है, क्योंकि एमसीक्यू आता है कि जो है हम यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर यूज़ करते हैं विद रिस्पेक्ट टू जीआरई जीएटी, इन दोनों में से कोई भी हो तो अपने सिर पे टिक लगा देना। अगर दोनों होंगे तो उसका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। ओके, अच्छा नीचे फिर उसने देखे बताया हुआ है, it is clear from the above example some really sensitive data is available online. All these advances in data manipulation have given birth to a new issue called data security. Okay, तो डेफिनेशन आ गई है, इसको आप याद कर लें। यहाँ से ये जो लिखा है ना, some really sensitive data is available online, यहाँ से मार्क करना स्टार्ट करें। All these advances in data manipulation have given birth to a new issue called data security. Okay, if some unauthorized user view or obtain this data, the whole organization may suffer irreparable losses ultimately। यहाँ तक डेफिनेशन है कि मतलब जो ऊपर हमने इतनी एडवांसमेंट्स की है उसका फायदा तो बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन हमारा जो सेंसिटिव डाटा है, मतलब जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सीक्रेट वाला डाटा होता है, वो भी जो है उसमें मसले मसाइल आ रहे हैं, और इस मसले को हम क्या बोलते हैं? डाटा सिक्योरिटी। क्योंकि कोई भी अनऑथराइज पर्सन उसको देख ले या उसको गेट कर लेगा तो हमारा डाटा जो है वो इरिपेयरेबल हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा हमारा लॉस हो जाएगा। अब है जी सिक्योरिटी वायलेशन। वायलेशन क्या होता है? जैसे कोई रूल होता है उसको हम वायलेट करते हैं, वायलेट मतलब उसको फॉलो नहीं करते। तो इसी तरह सिक्योरिटी वायलेशन है, कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि ये वाला काम हमने नहीं करना है, ये सिक्योरिटी है, इसको अपने तोड़ना नहीं है, ब्रेक नहीं करना, लेकिन लोग इसको तोड़ते हैं। और जैसे क्या मतलब करते हैं? जैसे किसी का डाटा चोरी कर लेना। जी, मैंने किसी का यूजर नेम और पासवर्ड पता लगाया और उसका डाटा जो है ना गेट कर लिया। किसी का मैंने सर्वर ही हैक कर लिया, हैक करने के बाद उसमें चेंजेस करने लग गया। मैंने नेटवर्क के ऊपर वायरस अपलोड कर दिया ताकि जो नेटवर्क है ना वो लोग जो है यूज़ ही ना कर पाए। या मैं फिजिकली किसी की सर्वर रूम में गया, तोड़ा लॉक और सर्वर ही उठा के ले गया। इस तरह के काम करेंगे जो कि क्या होंगे? इल्लीगल होंगे। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे सिक्योरिटी वायलेशंस। और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ये वाला क्वेश्चन, और आगे हम देखेंगे वो दोनों मिलके क्वेश्चन जो है ना लॉन्ग आता है। तो इस पे लिख लीजिएगा लॉन्ग क्वेश्चन। तो सम में ब्रेक इनटू कंप्यूटर रूम। कंप्यूटर रूम में कोई गया, कंप्यूटर रूम मतलब सर्वर जो होता है, सर्वर रूम जहाँ पे सारी डिवाइसेस पड़ी होती हैं जिसमें डाटा स्टोर होता है। एंड टेक अवे ऑल स्टोरेज डिवाइसेस, और सारी स्टोरेज डिवाइसेस ले गया जिसमें सेंसिटिव डाटा था। ठीक है, जिसमें हमने स्टोर किया हुआ था सेंसिटिव डाटा। जैसे बैंक है, बैंक के अंदर ना सर्वर होता है जिसमें सारा डाटा पड़ा होता है। अब वो सर्वर रूम में गया कोई चोर वगैरह जो भी था, जाके उसने उसका पहले लॉक तोड़ा सर्वर, उसके बाद सर्वर जितने भी डिवाइसेस थी वो सारी उसमें से हार्ड डिस्क निकाली और ले गया। तो किस पूरे सर्वर का उसने क्या करना है? जिसमें डाटा स्टोर है उसको तो वो चाहिए, तो उसने वो उठाया और लेके चला गया। तो इलीगल काम है ना, गलत काम है। उसके बाद अनऑथराइज यूजर। अनऑथराइज यूजर मतलब जिसकी अथॉरिटी नहीं है, जो लीगल पर्सन नहीं है, वो मे टेक एक्सेस टू पर्सनल डाटा ऑफ समवन। किसी तरह से किसी के पर्सनल डाटा तक चला गया, जैसे उसे यूजर नेम पासवर्ड पता चल गया किसी बंदे का, तो एंड देन यूज इट टू गेन समन सम एडवांटेज, और फिर बाद में उससे से कुछ एडवांटेज उसने गेट कर लिया। जैसे किसी का क्रेडिट कार्ड नंबर उसे पता लग गया, उसने उससे शॉपिंग कर ली। या इसी तरह कोई, या इसी तरह किसी का अकाउंट जो था ऑनलाइन उस तक चला गया और सारी ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट में कर ली, या इस तरह से कुछ भी कर लिया, तो सारा कुछ किसमें आएगा? सिक्योरिटी वायलेशन के अंदर। तो इसने एग्जाम्पल क्या दिया? वही दिया, इफ समवन गेट्स एक्सेस टू योर क्रेडिट कार्ड नंबर एंड देन ही कैन यूज इट टू डू ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉम योर अकाउंट। कि क्रेडिट कार्ड नंबर पता चल गया, एक्सेस भी मिल गई उस तक, कि उसका जो भी था वो पासवर्ड वो भी पता चल गया, और उससे उसने ऑनलाइन शॉपिंग कर ली आपके अकाउंट से। ओके, एन अनऑथराइज्ड यूजर
में यूज एन ऑनलाइन मेल सर्वर। अब उसके पास कोई मेल सर्वर है, और जैसे yahoo.com है, इस तरह का कोई भी उसने बनाया हुआ है, जिसकी वजह से सपोज जितने भी लोग मेल करते हैं वो सारी अपने पास कॉपी रख लेता है वो बंदा। जैसे मैं हूँ, मैंने एक सर्वर खरीदा हुआ है, और लोगों को फैसिलिटी दिया है कि आप लोग ना मैसेजेस वगैरह कर सकते हो, बाद में सारे मैसेज अपने पास रख लूंगा, और जो क्या होगा, प्राइवेसी का इशू होगा, क्योंकि ये भी इलीगल होता है किसी के मैसेजेस वगैरह पढ़ना, डाटा वगैरह देखना। ओके, तो लेकिन अगर मैंने इस तरह सर्वर बनाया हुआ है तो दिस इज आल्सो सिक्योरिटी वायलेशन, कि मैं सिक्योरिटी को क्या कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ। उसके बाद है समवन कैन सेंड अ वायरस ऑन द नेटवर्क कॉजिंग द नेटवर्क टू बिकम वेरी स्लो और इवन अनयूजेबल। जब मैं वायरस किसी नेटवर्क पे अपलोड कर दिया, जैसे हमने 10 कंप्यूटर्स को मिला के एक नेटवर्क बनाया हुआ था, और फिर मैंने क्या किया जी, एक कंप्यूटर वाला बंदा था, उसने वहाँ पे वायरस वाली कोई एक फाइल अपलोड कर दी जानबूझ के खुद। तो उसकी वजह से क्या होगा, तो अब हम पीछे पड़ चुके हैं, या तो हमारा नेटवर्क स्लो हो जाता है, या कुछ चेंजेस ऐसी होती है जो हमें पता ही नहीं होती, या ये ही हो गया, या इस तरह कुछ भी हो गया, तो जिसकी वजह से पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे वायरस आ गया है, इसलिए उसकी ट्रैफिक जो होती है, नेटवर्क की ट्रैफिक, वो क्या आती है, स्लो होती है। और इवन क्या होता है, हमारे पास हार्डवेयर डिवाइसेस है, रिसोर्सेज है, वो अनअवेलेबल हो गया, हम यूज़ ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। उसके बाद कोई बंदा बैंक तक पहुंच गया, किसी के अकाउंट तक, या पूरे बैंक की डेटाबेस तक पहुंच गया, फिर तो किसी का भी डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं ना। अगर सारी डेटाबेस हैक कर लेगा, फिर तो किसी का भी वो अकाउंट जो है हैक कर सकता है। लेकिन सपोज सिर्फ एक बंदे का अगर एक्सेस करता है, तो उससे सारी जो जितनी भी अमाउंट है वो ट्रांसफर कर सकता है किसी अपने अकाउंट में, या किसी और बंदे के, जैसे रिलेटिव के, क्योंकि अगर अपने करेगा हो सकता है फिर पकड़ा जाए, लेकिन अगर किसी और के करेगा फिर हो सकता है वो बच जाए। ठीक है, तो सम यूजर में गेन unauthorized access to bank accounts and transfer a large amount of money from other accounts to his personal account. ओके, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, ये लास्ट पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं डैनियल ऑफ सर्विस सिचुएशन। अब इसमें क्या होता है, सपोज एक बंदा है जो एक नेटवर्क को बिजी कर देता है किसी वजह से। जैसे मैं कोई रिक्वेस्ट सेंड कर ही जा रहा हूँ, रिक्वेस्ट सेंड कर ही जा रहा हूँ, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जारी बात है, ये चीज़ आपको पता है कि नेटवर्क पे जब हमने कोई चीज़ चलानी हो ना, तो उस पर रिक्वेस्ट आती है और रिस्पॉन्स भी आता है। ठीक है, जैसे मैंने कोई चीज़ यूज़ करनी है, मैं लिखूंगा गूगल के ऊपर, ये रिक्वेस्ट जाती है गूगल पे, फिर उधर से रिस्पॉन्स आता है। इसका मतलब कुछ ट्रैफिक है, कुछ ना कुछ तो ट्रैफिक है। ट्रैफिक मतलब मेरा डाटा जा रहा है, वहाँ से डाटा आ रहा है। अब मैं फजूल में नेटवर्क के ऊपर ये काम करी जा रहा हूँ, कोई डमी चीज़ सेंड करी जा रहा हूँ, करी जा रहा हूँ, करी जा रहा हूँ, और इसकी वजह से क्या होगा, ट्रैफिक बढ़ जाएगी नेटवर्क की। और अगर फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा है, वो यूज़ करना चाह रहा है नेटवर्क को, वो नेटवर्क को यूज़ नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो किस वजह से? फजूल में, मतलब कोई काम की चीज़ नहीं हो रही, वैसे ही किसी वजह से वो नेटवर्क जो है बेचारा उस तरह बिजी हो चुका है। या इसके अगर मैं एक और एग्जांपल दूं जस्ट समझाने के लिए, एक पर्सन है जो मुझे मैसेज में मैसेज करी जा रहा है, करी जा रहा है। अब हो सकता है किसी का रियल में मैसेज आना हो, तो मैं फिर वो मैसेज रीड ही नहीं करूंगा, मैं कहूँगा हो सकता है उसी बंदे का मैसेज दोबारा आ रहा हो, या मुझे कॉल आनी थी किसी बंदे के, लेकिन कॉल मुझे कोई और करी जा रहा है बार 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 बार। तो इसका मतलब जो कॉल वाकई रियल में आनी थी वो भी नहीं मैं उठा सका। क्यों? क्योंकि मुझे लगा उसी बंदे की कॉल होगी, तो मैंने उठाई, देखी ही नहीं है। ओके, तो इस चीज को बोलते हैं डैनियल ऑफ सर्विस सिचुएशन, मतलब ऐसी सिचुएशन जो आपको लगता है डैनियल है। Okay? अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ पर्सन में मेक अ कंप्यूटर सो बिजी by sending many requests so that the computer become unavailable to authorized user, कि कंप्यूटर जो है वो यूज करना अनअवेलेबल हो गया या अनऑथराइज्ड हो गया। ऐसी सिचुएशन को कहते हैं डैनियल ऑफ सर्विस सिचुएशन। जैसे सपोज एक बंदा वो क्लास ले रहा है जूम पे मोबाइल से, लेकिन अगर मैं उसको कॉल करी जाऊँ तो जूम पे उसकी क्लास लेना ना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब जूम पे क्लास ले रहा हूँ साथ कॉल भी आ जाए तो जूम का माइक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा मसले आ सकते हैं, और मोबाइल पे क्लास लेना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन को भी क्या बोलेंगे? डैनियल ऑफ सर्विस सिचुएशन। तो ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। ओके, और आपने सारे याद करने हैं सिक्योरिटी वायलेशंस के, कि सिक्योरिटी को हम किस तरह से वायलेट करते हैं। ये सारे एकदम मैं दोबारा बताया, तो किसी ने अपना जो है लॉक रूम वगैरह था उसको तोड़ा और वहाँ से स्टोरेज डिवाइसेस सारी ले गया। फिर दूसरा था कि किसी की एक्सेस हमने गेट की किसी के पर्सनल डाटा का,
और उससे हमने जितना भी एडवांटेज था वो गेट कर लिया। जैसे क्रेडिट कार्ड था, उसको हमने गेट किया और हमने शॉपिंग वगैरह कर ली। उसके बाद हमने कोई ऑनलाइन सर्वर बनाया हुआ है, लोग वहाँ पे ईमेल वगैरह मैसेज करते हैं, उसको यूज़ करके मैंने सारी ज़्यादा वो सारा कॉपी करके अपने पास रख लिया। ये प्राइवेसी इशू आ जाएगा। वायरस किसी ने अपलोड कर दिया नेटवर्क के ऊपर, तो जिसकी वजह से या तो नेटवर्क स्लो हो जाएगा या फिर वो अनयूजेबल हो गया, मैं उसको यूज़ ही नहीं कर पा रहा। उसके बाद कुछ यूज़र्स ने अनऑथराइज वे से एक्सेस पा ली बैंक अकाउंट्स की, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर दिया अमाउंट अपने अकाउंट्स के अंदर। और लास्ट वाला जो कि इम्पोर्टेंट था काफ़ी, एक पर्सन है जिसने इतना ज़्यादा कंप्यूटर जो है वो बिजी कर दिया है किसी वजह से, कि जिस बंदे ने यूज़ करा था कंप्यूटर वो यूज़ नहीं कर पा रहा। ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं डैनियल ऑफ सर्विस सिचुएशन। यहाँ तक किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो पूछ ले। अच्छा जी, उससे आगे सिक्योरिटी थ्रेट्स के जो वायलेशंस हुई हैं ऊपर, उन वायलेशन से हमने कैसे बचना है। ओके, ये मतलब पहले ही आपको खबरदार कर देना कि भाई ये चीज़ें कर लो, आप ना उस वायलेशन से बच सकते हो। ओके, जैसे टीचर होता है वो आपको कहता है जी आपने जो है ना टेस्ट टाइम पे करना है, ये करना है, ये करना है, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे, वरना ये हो जाएगा, वरना ये हो जाएगा। ये होती है थ्रेट्स। इसी तरह सिक्योरिटी से रिलेटेड जो आपको खबरदार किया जाता है कि ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें ताकि आपका डाटा बचे। दीज आर कॉल्ड सिक्योरिटी थ्रेट्स। ओके, मतलब ये वाला थ्रेट्स वाला और जो पीछे हम पढ़ के आए हैं वो दोनों मिलके जो है ना लॉन्ग आता है। 4 4 नंबर का लॉन्ग एक ही होता है, लेकिन डिवाइड किए होते हैं उन्होंने नंबर कि 4 मार्क्स उसके हैं और 4 मार्क्स इसके हैं। सबसे पहले देखिए, उसने लिखा हुआ है कि एक बंदा है फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है वो गलती से कोई चीज़ डिलीट कर दे, तो आप ऐसे करें कि राइट से ना दे किसी बंदे को। जैसे ऑफिस में काम करते हैं डिफरेंट लेवल के जो होते हैं ना, वो बंदे काम करते हैं। जैसे एक बॉस है सबसे ऊपर, सीईओ, उसके बाद नीचे मैनेजर्स, उससे नीचे वर्कर्स, उससे नीचे इस तरह करके। तो आप जो सीईओ है सिर्फ उसको ही एक्सेस दें कि वो डाटा डिलीट कर सकता है या फिर अपडेट कर सकता है, ताकि अगर हर बंदे के हाथ में होगा कि वो डिलीट भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है, फिर तो बड़े मसले होंगे। और अगर किसी से डिलीट हो भी गया तो पता नहीं होगा किसने डिलीट किया। ओके, तो इस तरह से आपने क्या करना है, अगर डिलीट वाले ऑप्शन देनी है तो बहुत कम लोगों को दें, मतलब ऐसे बंदों को दें जो बड़े ध्यान के साथ डाटा डिलीट वगैरह करते हैं। उसके अलावा अ, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि अगर कोई बंदा जो है डिलीट करना चाह रहा है, तो ये भी हो कि उसमें मल्टीपल ऑप्शन आ रही हो। जैसे आपने डिलीट का बटन दबा दिया, वो आपको पॉपअप सा दे, रेड कलर का बड़ा सा लिखा हुआ है, वाकई आपने डिलीट करना है। फिर आप कहें यस, फिर आपसे वो पासवर्ड मांगे, फिर करें, फिर कहें जी फिर पासवर्ड को। तो इस तरह करके जब आपको बहुत ही डाटा इंपॉर्टेंट है तो बार बार आप उससे मतलब उसे रिमाइंड कराएं कि वाकई डाटा डिलीट करना है ना, वाकई डाटा डिलीट करना है। ताकि हो सकता है वो अगर अनइंटेंशनली मतलब ध्यान से डाटा नहीं था, मतलब ध्यान उसका इधर नहीं था तो डिलीट कर रहा था, ताकि जब इतनी बार को मैसेज आएगा रेड करके फिर एक दफा देखेगा सही कि अच्छा मैं वाकई डाटा डिलीट करना था या नहीं। तो ये चीज़ होती है। ओके, सम अथोराइज यूजर ऑफ द डाटा में अनइंटेंशनल डिलीट और चेंज सेंसिटिव डाटा, कि बंदा तो अथोराइज ही है, मतलब सही बंदा है जिसकी अथॉरिटी है, वो डाटा को डिलीट कर रहा है या चेंज कर रहा है लेकिन उसका ध्यान नहीं है। ओके, अनइंटेंशनली वो डाटा को डिलीट कर देगा या फिर अपडेट कर देगा। तो कहता है उसके सोल्यूशन क्या है हमारे पास। फर्स्ट तो ये है कि आप असाइन करो सिर्फ प्रॉपर राइट्स बहुत कम बंदों को, मतलब बहुत कम बंदे ऐसे हों जो डाटा को डिलीट कर सके और अपडेशन कर सके। मतलब हर बंदे को ये राइट ना दे कि वो डाटा डिलीट कर सके और अपडेट कर सके। ओके, only the authorized user with certain rights may be allowed to delete or modify data after following a step by step process। देखिए ना, काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स हों जिसके बाद वो डाटा को डिलीट कर सकें, इवन के वो बंदा अथोराइज्ड है फिर भी। ओके, जैसे एक बंदा है सीईओ, फिर भी आपने उसको कुछ स्टेप्स होने हैं जिसके थ्रू वो डाटा को डिलीट कर सके, 1 2 3। जैसे गूगल क्लासरूम है, तो उसके ऊपर कोई चीज़ डिलीट कर देना तो वो सिर्फ टीचर कर सकते हैं, और सपोज वो टीचर कर सकता है जिसने क्लास क्रिएट की है। अब होता क्या कि वो जो डिलीट की होती है अपने को चीज़, वो चली जाती है रिसाइकल बिन के अंदर, और वहाँ पे आपके पास 30 डेज तक रहती है। अगर 30 डेज तक आप कुछ चीज़ वापस रिस्टोर नहीं कर सकते तो वहाँ से फिर परमानेंट डिलीट हो जाएगी। ओके, तो ये उसके पास एक किस्म का आप यही कह लें सिक्योरिटी थ्रेट है कि आप डाटा अगर आपका पर्सनल था, इंपॉर्टेंट था, डिलीट हो गया गलती से। ओके, सेकेंड चीज़ क्या कहता है, पीरियोडिकली बैकअप लो। कल भी हमने देखा था बैकअप बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जो भी डाटा है, अगर आपका चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, अगर आपके पास बैकअप है तो आप वहां से क्या कर सकते हो, वापस ला सकते हो। जैसी मर्जी सिचुएशन है आप वापस ला सकते हो। लेकिन अगर आपने बैकअप नहीं लिया
फिर आप नहीं वापस ला सकते, जो मर्जी कर ले। और मैंने आपको बोला था हमेशा आपके पास बैकअप कौन सा होना चाहिए, अपडेटेड, सिंक करना है आपने लाते। सिंक मतलब कुछ आपने चेंजेस की, आपने बैकअप ले लिया, मतलब उसको सिंक कर दिया, उसको वहाँ पे अपलोड कर दिया सर्वर के ऊपर, फिर कुछ चेंजेस की, फिर उसको सिंक कर दिया। इस तरह सिंक मतलब वहाँ पे आप अपलोड करते जा रहे हो साथ के साथ। फिर दूसरी चीज़ क्या होती है कि पासवर्ड आपने प्रॉपर यूज़ करना है, ये नहीं यूज़ करना है जैसे पाकिस्तान, लाहौर, इस तरह का, या अपना नाम ही यूज़ नहीं करना है, ऐसे कभी भी आपने पासवर्ड यूज़ नहीं करना, ठीक है। जब भी पासवर्ड यूज़ करना है वो प्रॉपर भी पासवर्ड होना चाहिए, उसके अंदर अल्फ़ाबेट भी होने चाहिए, मतलब इंग्लिश के कैरेक्टर्स, बड़ी ए बी सी अपर केस में, लोअर केस में, छोटी ए बी सी, बड़ी ए बी सी, इस तरह करके पासवर्ड में हो, स्पेशल कैरेक्टर हो, इस तरह करके सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि आपका पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि हमारे पास जो पासवर्ड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। तो हमने कभी भी पासवर्ड ऐसा यूज़ नहीं करना जो सिंपल होगा, न जिसमें सिर्फ खाली हमने अल्फ़ाबेट ही यूज़ किए होंगे, खाली नंबर्स ही यूज़ किए होंगे, इस तरह का बिल्कुल नहीं रखना। हमने क्या रखना, प्रॉपर उसमें अपर केस, लोअर केस, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर, चारों चीज़ें होनी चाहिए ताकि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो। ओके। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने लॉग फाइल लाजमी बनानी है। लॉग फाइल का मतलब क्या होता है कि जो जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो ना उसकी एक पूरी हिस्ट्री सी बन जाती है, ताकि किसने डाटा डिलीट किया है, किसने अपडेट किया है, किसने कोई चीज़ इंसर्ट की है, किसने अपडेशन किया, वो पूरा डाटा आपके पास आ जाएगा, ताकि कल कल को कोई चीज़ डिलीट होती है तो आप उस बंदे को पकड़ सकोगे, क्यों भाई तुमने डिलीट क्यों डाटा किया था, ठीक है। अगर लॉग फाइल नहीं होगी तो फिर वो कहेगा मैंने तो नहीं डाटा डिलीट किया, दूसरे पे डाल देगा, दूसरा कहेगा नहीं मैंने नहीं था किया, वो ऐसे एक दूसरे पे डालते रहेंगे, जिसकी वजह से जो जिसने वाकई डाटा डिलीट किया था वो पकड़ ही नहीं जाएगा। तो लॉग फाइल लाजमी होनी चाहिए। अगर लॉग फाइल होगी तो आपको बता देगी कीप ट्रैक ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑन द डाटा फाइल, वो सारा कुछ आपको बता देगा कौन कौन सी आपने एक्टिविटीज उस डाटा के ऊपर या उस फाइल के ऊपर जो है अप्लाई की है, कि मतलब इस डाटा को अपडेट किया था इस टाइम पे, किसने किया था, इस बंदे ने, उसका नाम आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि उसने साइन इन किया होता ना, हर बंदे ने अपने अपने अकाउंट से साइन इन किया हुआ है, जो भी चेंजेस करते हैं वो फौरन से उस बंदे को पता चल जाएगी कि भाई इसने ये अपडेट किया था, इस डेट को किया था, इसने डिलीट किया था, इसने ये किया था, तो उससे उसको बोलते हैं लॉग फाइल। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, अ लॉग फाइल शुड आल्सो बी मेंटेन टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑन द डाटा फाइल्स, ठीक है। उसके बाद है हमने इंक्रिप्शन यूज करनी होती है, और स्ट्रॉन्ग वाली इंक्रिप्शन मैंने कल भी बताया था कि हम डाटा को चेंज कर देते हैं किसी और चीज़ के अंदर, जैसे ए है उसको मैंने जेड के साथ रिप्लेस कर दिया, बी है उसको वाई के साथ, इसी तरह सी को एक्स के साथ, डी को डब्ल्यू के साथ, इस तरह से कुछ चेंज कर दूंगा, इसको बोलते हैं इंक्रिप्शन। लेकिन मैंने स्ट्रॉन्ग वाली यूज करनी है, मतलब किसी तरह से मुश्किल मुश्किल तरह से उसको चेंज करना है, ताकि कोई अगर उसको एक्सेस कर भी सके मेरे डाटा को, उसको समझ ही ना आए, उसको यही ना पता चले कि डाटा है क्या। वो पासवर्ड लगा रहा है कि 1 2 3 4, लेकिन मेरा तो जो पासवर्ड है वो ABCD है, इस तरह करके, मतलब मैंने चेंज कर दिया उसको। अगर उसके हाथ लग भी गया किसी तरह से, उसने हैक कर भी लिया, फिर भी वो यूज़ ना कर पाए। इस तरह की चीज़ को बोलते हैं इंक्रिप्शन। उसके बाद है मैंने अपने डाटा को वायरस फ्री करना है, मतलब उसको स्कैन करते रहना हर वक्त, चाहे मेरे कंपनी में कोई डाटा आ रहा है या मेरी कंपनी से डाटा जा रहा है, मैंने उसको स्कैन ही रखना है हर वक्त। ओके। उसके अलावा है कि जितनी भी डिवाइसेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने डाटा रखा हुआ है, जैसे सर्वर रूम है, उन सारी चीज़ों को मैंने लॉक रूम में रखना है, मतलब वहाँ पे पासवर्ड लगाना जैसे लॉक किया हुआ है हमने, ताला लगाया सिंपल सा, उसके साथ हमने और भी चीज़ लगानी है, जैसे अक्सर आपने देखा होगा फिंगरप्रिंट लगा दिया, आई रेटिना होता है, आई वो स्कैन करता है फिर ओपन करता है, इस तरह की कोई चीज़ लगानी है, क्योंकि उसमें डाटा बहुत इंपॉर्टेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे बैंक का उसमें पैसे पड़े हैं या इस तरह की बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो उसको हमने कैसे बचाना है, इस तरह से प्रॉपर लॉक करके। अभी देखिए ये पॉइंट उल्टा लिखा हुआ है, जो उधर था ना हमारे पास कि लोग जो है उसको तोड़ देगा और वहां से सर्वर वगैरह उठा के ले जाएगा, उसका उसने ये आपको बताया सोल्यूशन कि आपने उसको सारी चीज़ों को लॉक्ड रूम में रखना है, ताकि उसको एक्सेस ना मिल सके इन रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज मतलब सर्वर, डाटा, पैसे, जो भी चीज़ पड़ी है इंपॉर्टेंट, उस तक वो ना जा सके। उसके बाद लास्ट है कि आपने अगेन पासवर्ड जो सिंपल है वो वाला यूज़ नहीं करना, और अगर लगाया तो उसको चेंज करना पीरियोडिकली। जैसे वाईफाई का पासवर्ड है, किसी को पता चल गया तो अब तो उसे पता चल गया तो पूरी ज़िंदगी वो यूज़ ही करता रहेगा, नहीं जी मैं इसे यूज चेंज कर दूंगा मंथ बाद। लेकिन अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो 2 वीक बाद मैं चेंज कर दूंगा। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है मेरा, तो मैं वीक में चेंज कर दूंगा। उससे भी ज़्यादा सर इंपॉर्टेंट हमारे तो मैं सर डेली। हमारे पड़ोसियों ने तो नहीं चेंज किया।
तो इस तरह से आपने क्या करना है, उसमें चेंजेस लाजमी करनी होती है। अगर इंपॉर्टेंट डाटा है तो उसका पासवर्ड लाजमी चेंज करना है पीरियोडिकली। पीरियोडिक का मतलब डिपेंड करता है कि कितना इंपॉर्टेंट डाटा। डेली भी कर सकते हो, वीकली भी, मंथली भी और ईयरली भी, ठीक है, डिपेंड करता है कितना इंपॉर्टेंट डाटा। और उसके बाद शॉर्ट और कॉमन पासवर्ड कभी भी आपने यूज़ नहीं करने, आपने अवॉइड करना है इस चीज़ से, ठीक है, क्योंकि उसको गैस करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है और उसको क्रैक करना भी बड़ा आसान होता है। क्रैक मतलब बहुत से ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिसके थ्रू आप क्या करते हो जी, उसका एप्लीकेशन का लिंक डालते हो और वो आपको पासवर्ड क्रैक करके देती हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह की एप्लीकेशन पेड होती हैं, मतलब फ्री नहीं मिलती। आप उनको पहले बाय करते हो, उसके बाद जिस भी चीज़ का आपने हैक करना हो, पासवर्ड वगैरह, यूज़र नेम, तो उसका लिंक उठाएं, वहाँ पे जाकर पेस्ट कर दें, वो आपको बता देगा इसका यूज़र नेम पासवर्ड क्या। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट और कॉमन पासवर्ड होंगे फिर, लेकिन अगर आपने ये वाला काम किया होगा, ये जो स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन वाला, फिर हो सकता है वो चेंज ना कर सके, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि आप फॉर एग्जांपल आपके पास ए है, एक वर्ड करेक्टर है, तो उसको अगर आपने 128 करेक्टर के साथ रिप्लेस कर दिया, मतलब उसकी इंक्रिप्शन कर दी है इतनी कि एक करेक्टर ए है, उसको 128 और करेक्टर के साथ रिप्लेस कर दिया है, तो अब उसके लिए आपको जो सॉफ्टवेयर है वो भी बड़ा अच्छा चाहिए जो उसको डिक्रिप्ट करेगा। लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो डिक्रिप्ट हो सके किसी और बंदे से। जिसने खुद किया होगा वो तो कर लेगा, लेकिन जिस बंदे ने, किसी और ने उसको चोरी किया, वो नहीं कर सकता। ओके, क्यों? क्योंकि ये अगर इंक्रिप्शन पढ़ोगे जब यूनिवर्सिटीज में जाके, वहाँ पे आपको बताएंगे जब आप इंक्रिप्ट करते हो वहाँ पे की होती है। जैसे हम लॉक करते हैं ना किसी रूम वगैरह को, तो एक की होती है। इसी तरह जब हम इंक्रिप्शन करते हैं हमारे पास एक की होती है जिसके थ्रू हम इंक्रिप्शन कर सकते हैं। उसी की के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिक्रिप्शन कर सकते हैं। ओके, तो ये पॉइंट्स हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में मिल के आते हैं, ठीक है, थ्रेड्स वाला और ये वायलेशंस वाला।